You cannot imagine the farmer struggles, Kisan struggles, without the participation of the great unsung heroines like Gunnamma, like Viyamma, like Ailamma. And now we have to remember all those struggles. You cannot imagine the Varli Adivasi struggle without mentioning the name of Comrade Godavari Perulekar. हमारा रास्ता संघर्ष का होगा और वो संघर्ष में किसानों का एकता सिर्फ नहीं, किसान और मजदूरों का एकता हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। ये बात लेके हमने एक माहौल पैदा करने में कामयाब हुआ। उसका परिस्थिति में आज का ये जो पॉलिटिकल परिस्थिति आज बन गया है, उसका आधार पे हम ये 90 साल का आयोजन कर रहा है। जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम के तले, ये जंग है जंगे आजादी। 11 अप्रैल 1936 इस दिन किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के अंदर सबसे पहले यह तय हुआ कि हमें पूरे किसानों के अंदर जो मुख्य ठहराव वहाँ पे हुआ प्रस्ताव, उसमें यह रखा गया कि भारत के किसानों की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुक्ति करने के लिए ये किसान सभा की शुरुआत हुई है। साथियों, आज किसान सभा के 90 साल जो हो रहे हैं, 3 चरण में, बहुत संक्षिप्त में मैं कहूँगा, 3 चरण में हम किसान सभा का पूरा इतिहास इसको हम देख सकते हैं। 1936 से लेकर 1947 जब आज़ादी मिली 15 अगस्त, ये था पहला चरण। ब्रिटिश साम्राज्यवाद 1 नंबर का दुश्मन, सामंतवाद 2 नंबर का दुश्मन। इसके खिलाफ बहुत बड़े संघर्ष हुए, 5-6 संघर्ष बहुत ही बड़े पैमाने पर आज पूरे दुनिया के, सिर्फ देश के नहीं, पूरे दुनिया के इतिहास में आज भी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। पहला था बंगाल का तिभागा का आंदोलन, दूसरा केरल का पुन्नप्र वायलार और उत्तर मलबार के आंदोलन, तीसरा था त्रिपुरा का गण मुक्ति संग्राम का आंदोलन आदिवासियों का, जिसका नेतृत्व नृपेन चक्रवर्ती और दशरथ देव इन्होंने किया। उसके बाद आसाम में सुरमा वैली का आंदोलन था। महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी परुलेकर, जो आज तक अखिल भारतीय किसान सभा की एकमेव महिला अध्यक्षा रही, ये एक बहुत अभिमान की भी बात है, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए जरा दुख की भी बात है कि एक ही महिला अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्ष हुई। गोदावरी परुलेकर का वारली आदिवासियों का उठाव, बिहार में बकश्त आंदोलन, बहुत बड़ा जमीन का, ये किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो हुआ आंध्र प्रदेश, उस वक्त के तेलंगाना का आंदोलन। कॉमरेड पी सुंदरैया, जो आज हमारे किसान सभा के बहुत बड़े नेताओं में से है, इन्होंने ये जो लिखा है, उन्होंने किताब, एक ही मिनट में कहूँगा तेलंगाना ने क्या अचीव किया। 10 लाख एकड़ जमीन इसका बंटवारा किया भूमिहीन किसानों में और खेत मजदूरों में। और ये कब हुआ? सरकार न होते हुए। इस बात को ध्यान में रखिए, तेलंगाना में सरकार निजाम की थी, बाद में सरकार ब्रिटिश, अपने कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र सरकार, और 5 साल तक ये संघर्ष रहा। 10 लाख एकड़ का बंटवारा हुआ, 3000 गांव मुक्त हुए 3 जिलों के, और 30 लाख की आबादी थी वो पूरे इसके अंदर, और ग्राम राज था उसके ऊपर। लेकिन बहुत कीमत भरनी पड़ी एक ही संघर्ष में। 4000 हमारे किसान मारे गए, शहीद हुए तेलंगाना के किसान, हमारे किसान, महिला, और ये
इनका बहुत बड़े पैमाने पर बहुत जबरदस्त उनके ऊपर दमन हुआ। दूसरा चरण 1947 को शुरू होता है और 1990 में वो पूरा होता है। एक तरफ ये जमीन का आज़ादी मिली, लेकिन किसान सभा का जो नारा था, आज़ादी के आंदोलन का जो नारा था, जो जोतने वालों की जमीन होनी चाहिए, इसका अमल नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार के वक्त ये अमल नहीं हुआ। किसान सभा ने बहुत बड़े संघर्ष किए और इन संघर्षों के अंदर इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहूँगा तीनों ये चरणों के अंदर किसान सभा के नेतृत्व में जो जो संघर्ष हुए, उनके अंदर दसियों हजार किसान ये शहीद हुए। इस बात को हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ अगर हम नहीं लड़ेंगे, नवफासीवाद के खिलाफ अगर हम नहीं लड़ेंगे, सिर्फ आर्थिक सवाल लेते रहेंगे, हम कभी भी नहीं जीतेंगे। पूरी तरीके से जो कानून बनाए गए, इसके अंदर बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े सामंत, इनके पक्ष में वो कानून बने। लेकिन ये सब पीरियड के अंदर, जिसका हमने ज़रूर जिक्र करना चाहिए, जिसका मैंने थोड़ा जिक्र किया, केरल, बंगाल और त्रिपुरा, ये 3 राज्यों में और साथ में अलग कारणों की वजह से शेख अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू और कश्मीर में ज़मीन का बंटवारा किया। भूमि सुधार हुए, लाखों एकड़ ज़मीन ये ज़मींदारों से छीनकर किसानों को आज मिली, ये भी एक काम हुआ। तीसरा चरण शुरू होता है, वो है नव उदारवाद का। 1991 से लेकर जो चरण शुरू होता है, वो आज भी जारी है 2026 में। आज 91 के बाद हम देखते हैं उस वक्त के जो भी कुछ सकारात्मक चीज़ें थे, वो उन्होंने पूरा अभी आज 1991 के बाद शुरुआत की कांग्रेस सरकार ने, नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की सरकार ने। लेकिन पिछले 12 साल से हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की बीजेपी आरएसएस की सरकार, इन्होंने इन नीतियां बहुत ही बड़े तेजी के साथ आगे लेके गए। और ये उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, ये सब जो चीज़ है, इसके अंदर आज बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को पूरी मदद करना। अंबानी अदानी का नाम आप जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरे आज अमेरिकन साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेकना, भारत और अमेरिका का व्यापार करार, इससे पूरे देश के किसान और मजदूर ये खत्म हो जाएंगे अगर ये लागू होगा। यूरोपियन यूनियन के साथ भी ऐसे किया है, न्यूजीलैंड के साथ भी किया है, यूके के साथ भी ये करार किया है, ये सब। और मोदी जी बोलते हैं कि देखो इतने सारे करार हमने किए तो भारत की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हुई। भारत की प्रतिष्ठा नहीं हुई, भारत इन सब देशों के सामने झुका। यह है उसका कारण। एक्चुअली ये जो व्यापार करार जो हुए, बड़े जो संघर्ष हुए 2014 के बाद, आप देखेंगे किसान सभा और पूरे देश का किसान आंदोलन जबरदस्त पैमाने पर बढ़ा। राजस्थान में संघर्ष हुए, महाराष्ट्र में हुए, कर्नाटक में हुए, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल, अलग अलग राज्यों के अंदर, हरियाणा। आज के दिन पूरे हरियाणा में 11 अप्रैल आज के दिन ये पूरा प्रोक्योरमेंट के ऊपर हजारों किसान एसकेएम के झंडे तले पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे। और सबसे बड़ा संघर्ष जिसे आप वाकिफ है, दिल्ली का संघर्ष 1 साल 15 दिन जो चला 3 कृषि कानून को ख़त्म करने के लिए। और ये जो संघर्ष है, किसान सभा ने इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका हासिल की, आप जानते हैं। और ये पूरा संघर्ष आज हम देखते हैं पूरे संयुक्त किसान मोर्चा, 500 से ज़्यादा संगठन एक साथ आए। और ये इतना बड़ा संघर्ष सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, ये तो एपिसेंटर था।
पूरे देश में वो फैला और 1 साल के संघर्ष के बाद आज मोदी को झुकना पड़ा। ये दूसरी बार झुकना पड़ा। पहली बार 2015 में जब ये लैंड एक्विजिशन का ऑर्डिनेंस जो किया तो उसके बारे में वो करना पड़ा। ये सब बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज़ादी के पहले हमारा दुश्मन होता था साम्राज्यवाद। वो साम्राज्यवाद अभी दूसरे रूप में आके हमारे किसानों का और जनवादी आंदोलन का मुख्य दुश्मन के रूप में उभर के आ रहा है। नव उदारीकरण के बाद, न्यू लिबरल पॉलिसीज के बाद, वैश्वीकरण के बाद अभी साम्राज्यवादी पूंजी और हमारे देश के इजारेदार पूंजी के बीच में गठजोड़ है। और हमारे ग्रामीण इलाके में जो पूंजीवाद के असर से ग्रामीण इलाके के अमीर तबका उभर के आया है, जिसमें अभी भी भूस्वामी है, बड़े पूंजीवादी किसान है और उससे संबंध रखने वाले दूसरे जितने भी पूंजीवादी कारोबार करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स है, रियल एस्टेट के लोग हैं, दूसरे अलग अलग तरीके बिजनेस चलाते हैं, किसानों को और खेत मजदूरों को किसी न किसी रूप में शोषण करते हैं। एक तो हमारे देश में महिला किसान भी है, लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज में ये इसको मान्यता नहीं मिलता है। जो खेती में काम कर रहे हैं महिला, लेकिन हर स्तर पर महिलाओं का जो महिला किसान जो है उनको संगठन में ले आना, उसको सक्रिय बनाना, ये एक बहुत ज़रूरी काम है। और दूसरा जो हमारे समाज है और उस समाज में जो वर्ण व्यवस्था है और जातीय आधार पर जो हर स्तर पर शोषण होता है, ये पूरी तरह हमारे ग्रामीण इलाके में हमारे सोशल स्ट्रक्चर में एम्बेडेड है। तो किसान इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है और किसानों की एकता में बाधा ये भी एक है, डिवीज़न है। 1936 में जब अखिल भारतीय किसान सभा बना, उससे पहले काफ़ी संघर्ष उससे पहले भी हुए हैं। उन सभी संघर्षों का विरासत को आगे लेते हुए 1936 में किसान सभा बना और उस विरासत को पिछले 90 साल से आगे ले जा रहा है ये संगठन। हम सभी जानते हैं अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ और सामंतवाद के खिलाफ 1936 में एक संगठन बनने से पहले भी बहुत से आंदोलन हुए। जो आदिवासियों का आंदोलन हुआ, संताल विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा का नेतृत्व में विद्रोह हुआ, केरल में बटाईदारों का विद्रोह हुआ, जो मलबार विद्रोह कहते हैं, जिसमें 1900 के शुरुआत से ही और उससे थोड़ा पहले से भी अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ और सामंतवाद के खिलाफ बड़े संघर्ष हुए। बड़े कुर्बानी देते हुए उनके हकों के लिए किसान एकजुट हुए। पंजाब में भी जो पगड़ी संभाल जट्टा नाम से जिस आंदोलन हुआ, ये सभी जो आंदोलन है, और बिहार के जो आंदोलन हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती वगैरह के नेतृत्व में, वो सभी के बाद 1936 में ऐसा एक संगठन का शुरुआत हुआ। उससे पहले जो रूस का क्रांति से स्फूर्ति लेते हुए जो मजदूर वर्ग का संगठन बने, 1920 में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन गया था। और उनके जो संघर्ष रहा है, उससे भी जो ग्रामीण इलाकों में जो शोषण था जमींदार का और जो सामंतवादी शोषण था, साहूकारों का शोषण था, जाति व्यवस्था का जो शोषण था, इस सब के खिलाफ ये लाल झंडा लेते हुए अखिल भारतीय किसान सभा का संघर्ष हुए। राजस्थान के अंदर जब ये इंदिरा गांधी कैनाल आई है, भाखड़ा डैम बनने के बाद 1966 में कमीशन हुआ, वो उस टाइम पर जितनी भी बंजर जमीनें थी वहाँ राजस्थान में, आज जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के जो चूरू के इलाके हैं, उसमें पानी आने से पहले वो बंजर थी। लेकिन सबको पता था कि इंदिरा गांधी नहर का पानी आने के बाद ये जमीनें सोना उगलेंगी, इसलिए उस टाइम की राजस्थान सरकार ने उन जमीनों को
ऑक्शन करने का निर्णय लिया, नीलाम करने का, जो जाहिर है बहुत पैसे वाले और बड़े जो लैंडलॉर्ड थे वही खरीद सकते थे। किसान सभा ने उस मौके के ऊपर उस नीलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 20,000 लोग जेलों में गए थे। ये 1970 की बात है और जेलों में जगह नहीं रही थी। हमारे कॉमरेड शोपत सिंह का पूरा परिवार, 4 साल की बेटी, वो भी जेल में थे। उस मौके के ऊपर कॉमरेड AK गोपालन जी ने प्रधानमंत्री से यहाँ संपर्क किया और उस आंदोलन का दबाव इतना था कि इंदिरा गांधी को वो जो नीलामी वाला जो निर्णय था राजस्थान सरकार का, उसको रद्द करवाया और भूमिहीनों को जमीन मिली। लाखों एकड़ जमीन जो है, एंटी बेटरमेंट लेवी एक टैक्स हुआ, वो जॉइंट पंजाब जिसमें हरियाणा भी था 1959 में, उसके अंदर 11 किसान शहीद हुए थे और वो भी भाखड़ा डैम के पानी आने से बेटरमेंट जो होगी उसका टैक्स लगा था। खुश हैसियती टैक्स कहते थे उसको उर्दू में। उस टाइम पर 11 किसान शहीद हुए थे जिसमें 3 महिलाएं थी। पंजाब के अंदर अतियाना गांव है लुधियाना में, वहाँ की ये बात है। 1929 में, जब इससे 7 साल पहले झांसी के अंदर जो स्किनर स्टेट थी, जो स्किनर हॉर्स नाम से आपने एक उपन्यास पढ़ा होगा, स्किनर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारे गांव इनाम में दे रखे थे और उनके किसानों ने आंदोलन किया था। चौधरी लाजपत राय अलकपुरा और नेकीराम शर्मा जी दोनों जाने माने फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने स्किनर स्टेट के खिलाफ विद्रोह किया और 1929 में जो संगठन बनाया उसका नाम किसान सभा रखा था। ये जनवरी 1929 की बात है। लोहारू के अंदर 1935 में ये जो रियासतों में बहुत ज़्यादा 50 तरह के टैक्स लगाते थे नवाब, जो रियासतों के नवाब थे, और लोगों ने कह दिया था कि अगर अकाल पड़ गया तो हम टैक्स नहीं दे सकते। वो अकाल में भी टैक्स की वसूली करते थे। और एक राजस्थान के गांव का मैं उदाहरण दे रहा हूं जिन्होंने ये निर्णय ले लिया क्योंकि अकाल पड़ गया है तो हम लगान नहीं देंगे। उस टाइम पर जो राजा का प्रतिनिधि गांव में आया और उसने ये कहा, एक सिरटी, ये जो बाल होती है ना उसकी ईयर हेड कहते हैं, अनाज जो पेड़ के ऊपर जो ईयर हेड होता है, चाहे वो गेहूं का लगा लो, बाजरे का, ज्वार का। राजा ने ये कहा एक ईयर हेड भेज दो सारा गांव लगान के रूप में, और गांव ने ये फैसला किया एक ईयर हेड भी नहीं भेजेंगे। और उस नुमाइंदे ने ये कहा कि इसका अंजाम जानते हो, लड़ाई होगी। बोले हम तैयार हैं उस लड़ाई के लिए। और वो लड़ाई हुई और राजा को वो टैक्स आखिर में रिजेक्ट करना पड़ा। 7 अगस्त 1935 को सिंघानी गांव है लोहारू के पास, उसमें विद्रोह किसानों ने इकट्ठे होकर लगान का विरोध कर दिया था। और ये उस टाइम ऊंट के बिना खेती नहीं हो सकती थी, तो नवाब ने ये कहा ऊंट का टैक्स दे दो, बाकी 50 टैक्स तुम्हारे माफ कर देंगे। उन्होंने ये कहा ऊंट का टैक्स भी नहीं देंगे हम। और वहाँ पर गोली चली, उसमें 23 किसान शहीद हुए। एक महिला भी उसमें शामिल थी, उसका नाम था सुंदरी देवी। तो बिल्कुल सही बात है कि इस महिलाओं के योगदान को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और आज 70% से ज़्यादा किसान खेती का काम महिलाएं करती हैं। इसके बावजूद भी आंदोलन में उनको जोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी महिला को अपने आप को किसान के रूप में भी पहचान, आइडेंटिटी स्थापित करने का काम उनके सामने भी है और हमारे सामने भी है। ये जो आपका जो लीफलेट कहो या निमंत्रण पत्र कहो, ये देखने में भी कलरफुल और सिद्धांतिक रूप में भी काफ़ी उजंदर मैंने ये पाया है। तो ये जो 90 साल का जर्नी में कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ इस बात को लिखा दोहराया गया है कि डिमांडिंग लैंड टू द टीलर्स, डिमांडिंग लैंड टू द टीलर्स, इसी स्लोगन के साथ 90 साल पहले किसान सभा का संघर्ष शुरू हुआ था। और हम समझता है आज भी उसी राह में इस संघर्ष को आगे बढ़ाना बिल्कुल ज़रूरी है। संघर्ष, विद्रोह और विजय की कहानी है इनकी, और यह कहानी ऐसे ही नहीं बना है, कईयों ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं। और जब ये
स्थापित हुआ था संगठन, तब से अपने मोटिव में कामयाब रहा है। जब हम देखते हैं इनके मोटिव, तो मैं अपने गांव को याद करता हूं, तो देखता है कि जब एक किसान कर्जदार होता है तो वो किसान सभा के पास जाता है कि मेरी कर्ज कैसे छूटेगी। वो साहूकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो किसान सभा के पास हो जाता है। जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो किसान सभा वहाँ भी दिखता है। इवन कि एक मजदूर अगर वो आर्थिक या जातीय आधार पर उत्पीड़न होता है तब भी वो किसान सभा के पास ही जाता है। तो किसान सभा हमारे जीवन में, हमारे समाज में कई सारे आयाम लेकर के आता है। और एक कारण की वजह से एक बहुत बड़ा दिन है 11 अप्रैल, ये महात्मा ज्योतिराव फुले, इनकी भी जयंती है और आज की 200वीं जयंती शुरू होती है। 1827 में महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। आज उनके जन्म को 199 साल पूरे होते हैं। इसको महत्व इसलिए है कि ज्योतिराव फुले, आपने कॉमरेड बीटी रणदिवे का किताब पढ़ा होगा, वो लिखते हैं कि इतने क्रांतिकारक समाज सुधारक तब तक भारत में नहीं हुए जितने माँ ज्योतिबा फुले वहाँ थे। और उन्होंने अपने पूरे जिंदगी में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने विद्रोह शुरू किया बहुत बड़े पैमाने पर। दूसरा, वो भारत के किसानों के एक बहुत बड़े पुरस्कर्ता थे बहुत पहले से। इनके 2 किताब है जो बहुत महत्व के हैं। एक है स्लेवरी यानी गुलामगिरी, और दूसरा है कल्टीवेटर्स व्हिप कॉर्ड, यानी किसान का, उसको क्या चाबुक बोलते हैं मुझे लगता है, चाबुक, किसान का चाबुक। इस प्रकार के 2 किताब लिखे। एक मुख्य रूप से जाति व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, और उसके साथ में दूसरा जो है ये सामंतवाद के खिलाफ और किसानों के पक्ष में। तीसरा योगदान आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने मिलकर पहली लड़कियों के लिए स्कूल पूना में खोली। वो थी 1848 साल, और वही 1848 साल था जिस दिन मार्क्स और एंगल्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो प्रकाशित हुआ, उसी 1848 साल में। आज के 3 दिन के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। उसके 7 दिन के बाद कॉमरेड लेनिन की जयंती है 22 अप्रैल। उसके और 13 दिन के बाद 5 मई कार्ल मार्क्स की जयंती है। यानी ये पूरा आज के 11 अप्रैल से एक बहुत बड़े क्रांतिकारक समाज सुधारक इनका ये शुरू होता है। 1940 April 1st, one great heroine called Gunnamma, Sasanur Gunnamma, a 7-month pregnant woman, fought against, in those days, Parlakemundi Jamindari of Orissa state, Ganjam district. She led the other farmers to fight against that Jamindars and was shot dead by the British police. Great history, and that struggle led many other struggles. And let me tell another story. The name of that great woman farmer, one Viyamma, Babireddy Viyamma, from Salapalli Jamindari struggle. Viyamma belongs to one Gazullanka village, just at the bank of Krishna river, which is hardly 2 kilometers away from my own village. She led that struggle and shot dead by Jamindar Gundas. She died on April 10, 1946. That means exactly 80 years back. Yesterday April 10, today April 11. Exactly 80 years back, she was shot dead, she was martyred. And that struggle has paved the way for anti-Jamindari struggle against Salapalli Jamindar, led by many leaders.